कि यूजीसी नेट के 29 और 30 में कंडक्टेड हुए पेपर्स में प्रॉबेबली लीक हुआ है और पहले ही क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट हो गया था। ये तो खैर आपको सबसे पहले बताने वाली मैं ही थी। और अब मुझे खुशी है कि पॉलिटिकल लेवल पर भी इस मामले को हाईलाइट किया गया है, क्योंकि एनटीए खुद तो चुप्पी साधे बैठा है। तो अब और क्या क्या चल रहा है इस मामले में, देखो वो मैं डिस्कशन नहीं करूंगी, क्योंकि फिलहाल जो चल रहा है वो सबसे बड़ा जो इसके ऊपर अपने पास अपडेट है वो यही है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने खुद ट्वीट करके इस मुद्दे को उठाया है, विच इज़ ग्रेट। जहां पे हमारी रूलिंग पार्टी, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर और एनटीए जो बॉडी इन्वॉल्व हैं खुद इन मैटर्स में, वो खुद चुप्पी साधे बैठी है। वहीं पे एक डेमोक्रेसी की स्पिरिट को मेंटेन करते हुए लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने आवाज़ उठा ली है। तो पॉलिटिकल तो हो गया है अब ये मामला, लेकिन अब आगे क्या होगा हमें इसके ऊपर बात कर लेनी चाहिए। बिकॉज मैंने यूट्यूब की वीडियो पर भी जो मैंने कमेंट्स पढ़े, और मैंने फिर इंस्टा पे भी इस पर एक रील बनाई थी, उस पर भी तकरीबन 3 लाख प्लस व्यूज़ थे और बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए हैं। उसमें लॉ को लेकर भी कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन और डाउट आ रहा था, कुछ दूसरे सब्जेक्ट्स को लेकर भी बच्चों में टेंशन थी, स्पेशली उन दिनों में जो और पेपर्स कंडक्ट हुए हैं, जैसे मैनेजमेंट था या हिंदी था, साइकोलॉजी था। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में उनको लेके भी डर था कि क्या हमारा पेपर भी कैंसिल हो जाएगा। और जो 29-30 के अलावा जो दूसरे दिन जो पेपर कंडक्ट हुए हैं, जैसे इंग्लिश वगैरह के, उसमें भी क्वेश्चंस की रिपीटेशन है, तो उन स्टूडेंट्स का भी डाउट है कि क्या उनका भी पेपर कैंसिल हो जाएगा। इस बारे में बात कर लेते हैं कि कैंसिल अब आगे क्या होगा, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं, और क्या किया जा सकता है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बता देती हूँ आपको, एमडीयू रोहतक की एक यूथ लीडर ने अपने फ्रेंड के साथ मिलके अंडर कवर बन के उन्होंने ये पेपर रिलीज करके दे दिया था। और मंडे शाम से ये पेपर सबसे पहले एमडीयू रोहतक के नोटिस वाले टेलीग्राम ग्रुप में रिलीज हुआ था, फिर ये पूरे टेलीग्राम पे फैल गया। हमने मंडे रात को ही वीडियो करके आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसा कुछ हो चुका है। अब सीबीआई को जांच करनी चाहिए, पुष्टि करनी चाहिए इस बात की कि फोरेंसिक्स में जाएं ये पेपर्स और पता चले कि ये जो पेपर है ये एक्चुअली सच है या नहीं है। देखो दोनों केसेस पॉसिबल है, हो सकता है ऐसा कुछ भी ना और गलत इन्फॉर्मेशन हो। तो गलत है तो ये भी कम से कम एनटी को आके सामने बता देना चाहिए ना, उनको अपने ट्वीट के माध्यम से, ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से बता देना चाहिए। अभी तक उनकी तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, तो मतलब हर चीज 50-50 है। 50-50 है तो भाई इसका मतलब उस पर अब इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है। अब सरकार को तो समझ आ नहीं रहा है, उनके खुद की पार्टी चल रही है, उनके खुद के मिनिस्टर लगाए हुए बैठे हैं जिनके ऊपर सारे शक के घेरे आ रहे हैं। तो फिर रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है, उसके लीडर खुद राहुल गांधी जी ने ट्वीट करके बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि वो जो सोशियोलॉजी का पीडीएफ है उसमें 90 क्वेश्चंस तो एज इट इज मिल ही रहे हैं। उस दिन पेपर में जो हुआ, उन स्टेट्स का भी नाम मेंशन किया जिसका मैंने उस दिन उस स्टेट उस सेशन में किया था। उन्होंने प्राइस भी एग्जैक्टली मेंशन किया है, क्योंकि 2.25 लाख से 2.5 लाख रुपए में तकरीबन अपेरेंटली नेट का प्राइस बोली लगी थी, और जेआरएफ के लिए 3.5 लाख रुपए की बोली लगी थी। ये प्राइस पक्के चलते हैं मार्केट में, ये मैं आपको ऐसे बता सकती हूँ कि मेरी जो इंस्टाग्राम की रील है उस पर बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि मैम ये तो ऐसा है, ये तो स्टार्टिंग से प्राइस चलता आया है नेट और जेआरएफ का। वो भी देख के मेरे को बड़ी हैरानी हुई। खैर, इन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा इसमें यह भी उठाया है कि इसी नेटवर्क ने सीएसआईआर, नेट, एचटेट और एडीए जैसे आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का भी दावा किया है। तो क्वेश्चन अब यहां सिर्फ यूजीसी नेट से बढ़ के सभी एग्जाम्स, हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली और एजुकेशन सिस्टम पे आ गया है कि क्या मतलब हर चीज में इतनी धांधलेबाजी है, हर चीज में इतना करप्शन है कि अब तो किसी भी चीज पे भरोसा किया जा ही नहीं सकता। और ये बेचारा हमारा जो यूथ जो अभी तक अनएम्प्लॉयड है और पढ़ता है, लिखता है, इन्वेस्ट करता है एजुकेशन में, उनके माँ बाप की इतनी उम्मीदें जुड़ी हैं, इतना पैसा लगा है, वो बेचारा जाए तो जाए कहाँ जब इस तरीके से हमारे देश में पेपर 2.5 लाख रुपए में बेच दिए जाते हैं। अब एनटीए को देखो इस पे क्या करना चाहिए। एनटीए को सबसे पहले तो, इससे पहले, क्योंकि अब हम बहुत ही जल्दी हमारी रिस्पॉन्स शीट और पहली प्रोविजनल आंसर की एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रोविजनल आंसर की अभी कभी में आ जानी चाहिए थी। अब अगर प्रोविजनल आंसर की अभी कभी में नहीं आई है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं 8th है आज, तो 8th और 9th ही एक्सपेक्टेड था कि प्रोविजनल आंसर की आएगी, अभी तक आई नहीं है। अब दिक्कत यह, अगर इन्होंने बीच में प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दी तो बहुत लोगों के मुंह भी बंद हो जाएंगे, बहुत लोग जो अभी शोर मचा रहे हैं वो चुप भी हो जाएंगे। पर मैं पर्सनली नहीं चाहती ऐसा हो, ठीक है। लोग चुप ना हो, ये जो मुद्दा भी उठा है इस पे और
इस पे इन्वेस्टिगेशन हो, मैं चाहती हूँ जो बात उठी है ये दूर तलक जाए, मैं चाहती हूँ ये। तो लेट्स होप अभी 1-2 दिन और आंसर की ना आए। इस बीच में हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपर चैनल को फॉलो करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एनटीए, यूजीसी, इन सब तक एक पिटिशन ज़रूर हम एक चैनल फॉलो करके एक पिटिशन ज़रूर भेज दें जिसमें कि एक इन्वेस्टिगेशन की डिमांड हो। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने तो ऑलरेडी ये मांग कर ली है, ठीक है, कि जांच हो, छात्रों को न्याय मिले, ये उन्होंने ऑलरेडी कह दिया है। हम अपने पार्ट पे भी ये कहना चाहते हैं। अब जल्दी से जल्दी प्रोविजनल आंसर की, अब देखो एक और मैटर, जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर शक है, जिन सब्जेक्ट्स के लीकेज के एटलीस्ट जिन पे प्रूफ हैं, उनके ऊपर तो इन्वेस्टिगेशन रन होनी ही चाहिए। जिन पे प्रूफ नहीं है, ठीक है, उनके स्टूडेंट्स के मन में भी अब डर है कि हमारा पेपर भी कैंसिल हो जाएगा क्या। तो इस पे बहुत स्टूडेंट्स मेरा व्यू जानना चाह रहे थे। हो सकता है आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सिर्फ कंजेक्चर्स के बेसिस पर लीगली एक्शन ले पाना बहुत मुश्किल होता है। आपको समझना चाहिए कि आपका मन क्या कह रहा है। हमारे देश का लॉ इस पे काम नहीं करता। जो हमारा देश का लीगल सिस्टम है, जो न्याय प्रणाली है, वो फैक्ट्स एंड प्रूफ्स एंड केस के रियलिटी पे चलती है। अब बहुत से स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि PYQs का रेपिटेशन भी पॉसिबली हो सकता है। ये सच है, ये पॉसिबली हो सकता है, बट 1% तो कुछ प्रूफ मिले ना। जैसे प्रूफ मिलते ही मैंने आवाज़ छेड़ी ना सोशियोलॉजी के लिए, मेरा तो सब्जेक्ट भी नहीं है सोशियोलॉजी में, तो फिर भी आके सब्जेक्ट पे बात कर दी है। मेरे सब्जेक्ट की अगर बात आती है तो आप सोचो कि मैं क्या से क्या कर सकती हूँ। लेकिन दिक्कत यही है कि अभी तक हम सिर्फ कंजेक्चर्स पे चल रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं है। अगर कोई प्रूफ सामने आता है कि कोई फाउल प्ले है तो डेफिनेटली इसके ऊपर आवाज़ उठाई जा सकती है, केस किया जा सकता है, इन्वेस्टिगेशन की मांग की जा सकती है। अभी क्या है, अभी हमारे पास जहाँ प्रूफ है एटलीस्ट उसका आंसर की रिलीज करने का प्रोसेस मुझे लगता है एक बार रोक देना चाहिए, उस पर इन्वेस्टिगेशन रन हो। बाकी के सब्जेक्ट्स की चाहे प्रोविजनल आंसर की निकाल दो, बट एटलीस्ट फॉर द सब्जेक्ट्स जहाँ लगता है कॉम्प्रोमाइज़ है, वहाँ पर आपको मामला जो है एक बार के लिए रोक देना चाहिए। दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए क्यों नहीं रोकना चाहिए, बिकॉज ये जो साइकिल है ये इस मामले में भी क्रूशियल है कि इस वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने ऐसा हो सकता है कि वो अपनी एलिजिबिलिटी बना रहे हों किसी दूसरे कोर्स के लिए। जैसे कि PhD एंट्रेंसेस के एडमिशन जनरली इसी टाइम सीट्स ओपन होती हैं, विंडो ओपन होती है, तो उन लोगों को काफ़ी नुकसान हो जाएगा अगर थोड़ा सा डिले नेट के पार्ट पे आता है। या तो पूरा एजुकेशन सिस्टम अलाइंड हो और ये कहे कि ठीक है NTA को वक्त चाहिए 15-20 दिन का, महीने का, लेकिन फिर यूनिवर्सिटीज़ भी अपने PhD एडमिशन्स को महीना महीना डिले करें। या तो ये हो कि इस इन्वेस्टिगेशन से किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, ठीक है, ये इन्वेस्टिगेशन कर भी लें, उससे स्टूडेंट्स का नुकसान भी हो, उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ का एक प्रूफ हमारे सामने है उस पर तो डेफिनेटली रोक लगा देनी चाहिए एक बार के लिए। आई एम सॉरी, मुझे पता है सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हो सकता है इस वक्त बहुत दुखी हो मेरी बात सुनकर, बट प्लीज़ समझिए इस बात को, जब गलती का प्रूफ सामने आ गया है। और मैं सच कह रही हूँ, मतलब अगर ये चीज़ पहले किसी और तरीके से बाहर आती तो भी मुझे पता है क्या कमेंट्स आते हैं बच्चों के कि जब उस टाइम बात उठ रही थी तब तो आपने कुछ कहा नहीं। अब मैं कह रही हूँ, अब मैं खुद कह रही हूँ कि जहाँ फाउल प्ले दिख रहा है, इन्वेस्टिगेशन करके बता दो भाई कि एक्चुअली क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या ये वही पेपर है जो सेट हुआ था या नहीं हुआ था, ये बाहर कैसे निकला, किसने दिया, रिस्पॉन्स शीट अभी तक बाहर नहीं है, ये पेपर कैसे बाहर है, या तो हमें क्लियर कर दो ये मामला क्या है, और फिर जो करना है करते रहो। अगर आप क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो तब तक हल्ला तो करेंगे, और क्लैरिटी आप इन्वेस्टिगेशन रन करते हो उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई डिस्क्रिपेंसी है, लीक हुआ है, देन जो नेक्स्ट नेसेसरी स्टेप्स हैं वो टेकअप होने चाहिए एटलीस्ट उन सब्जेक्ट्स के लिए जिनका प्रूफ हमारे पास है। जिनका प्रूफ अभी तक हमारे पास नहीं है उनके लिए डिले करना आई डोंट थिंक वो मुनासिब है, तो उनके लिए डिले आई थिंक नहीं होना चाहिए। यस ऑफ कोर्स NTA एक जनरल स्टैंडर्ड प्रोसेस पे ही चलता है, बट एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंडीशन है। उनको समझनी चाहिए ये बात कि वो मान लो 10 लाख बच्चे साइकिल में अपीयर किए थे, तो 10 लाख के बच्चों का फ्यूचर दाव पे नहीं लगा सकते। एटलीस्ट जिन सब्जेक्ट्स में कॉम्प्रोमाइज़ का कोई प्रूफ अभी तक नहीं है उनके रिजल्ट्स, प्रोविजनल आंसर कीज रिलीज़ कर दें और जल्दी से जल्दी मामले को आगे करें। और ये वो कर सकते हैं, मैं आपको प्रूफ के साथ कैसे बता सकती हूँ। मैंने जो पेपर दिया था नेट का 2018 वाला, वो CBSE लेता था और तब तक हमें पता नहीं था कि CBSE से पेपर NTA को जाने वाला है। तो मेरा वो लास्ट पेपर था जुलाई 2018 वाला जो CBSE ने लिया था। अब आपको पता है मेरा जो रिजल्ट है वो 1 वीक में आ गया था, ये 1 वीक में आ गया था। उसका रीज़न ये है कि इनको रातों रात ये सारा जो मामला है CBSE से हैंड ओवर करना था NTA को, तो इन्होंने हफ्ते में पूरे सब सब्जेक्ट्स के रिजल्ट भी निकाल दिए थे 80+ सब्जेक्ट्स के।
और उस टाइम तो मतलब पेन एंड पेपर मोड से हमने पेपर दिया था। इस बार तो इनके पास सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है, बट एक क्लिक करने की देर है और सब कुछ ये कर सकते हैं, रातों रात ये रिजल्ट भी निकाल सकते हैं, ये रातों रात सब कर सकते हैं। तो सोशियोलॉजी का मामला भी इनको आर पार कर देना चाहिए, ठीक है। एंड एटलीस्ट सिर्फ सोशियो ही नहीं, मुझे लगता है, क्योंकि बार बार जो शक के घेरे में जो 2 डेट्स आ रही हैं वो है 29 और 30 वाले दिन, है ना। तो 29 और 30 वाले दिन हुए सभी सब्जेक्ट्स के लिए एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन रन हो, बट खासकर सोशियोलॉजी के लिए तो हो ही हो, जिसका पेपर ऐसे सर्कुलेट हो रहा है। एंड देन मामला आर और पार करें, आर या पार करें। इस बीच में प्रोविजनल आंसर की रिलीज कर दें दूसरे सब्जेक्ट्स की, तो वो लोग अपना जो नॉर्मल स्केड्यूल है उस पर रहें। एंड इस बीच में वो इन्वेस्टिगेशन करके अपना रिजल्ट जब तक देंगे, तब फिर खड़े हाथ इस बीच में वो अपना रिजल्ट भी तैयार कर सकते हैं सोशियोलॉजी या 29 और 30 वाले सब्जेक्ट्स का। और फिर नहीं लगता इन चीज़ों में देर, 3-4 दिन में भी वो प्रोविजनल आंसर की उन सब्जेक्ट्स के लिए डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड देन सबका रिजल्ट साथ में फिर जब उनको करना था, दैट इज जुलाई या अगस्त बिगिनिंग, सबका रिजल्ट एक साथ डिक्लेयर करते हैं। अब कायदे से देखो होना तो ये चाहिए। आगे का आप क्या कर सकते हैं और हल्ला कैसे मचा सकते हैं? और हल्ला ऐसे मच सकता है कि जैसे कि मैंने कहा, एक प्रॉपर चैनल फॉलो हो। हम अपने पार्ट पे करने वाले हैं, मैं अपने पार्ट पे करने वाली हूँ। हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपने पर्सनल लेवल पे भी जो प्रॉपर चैनल है उस पे जाते हुए एक पिटिशन ज़रूर डालेंगे फॉर द इन्वेस्टिगेशन दैट हैज़ टू टेक प्लेस फॉर स्पेशली द सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग भी ये करें अपने पार्ट पे। हो सकता है आपके मन में अब थकान आ गई हो कि नहीं मैम अब तो कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बस भरोसा उठ ही गया इनसे, तो डोंट वरी, हम कर रहे हैं आपके पार्ट पे। आई एम श्योर और भी बहुत लोग कर रहे होंगे। सो लेट्स होप एंड प्रे कि बहुत ही जल्दी वहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाए। इस बीच में जितने भी और स्टूडेंट्स हैं वो होप ना लूज़ करें, क्योंकि हर बार जब आपको लगता है कि लाइफ में एक ऑब्स्टेकल आ गया है, एक इम्पेडिमेंट आ गया है, ट्रस्ट मी आपके लिए लाइफ ने आगे कुछ और ही बेहतर प्लान किया होता है। तो इस इम्पेडिमेंट को अपनी लाइफ में एक रीज़न ना बनने देना कि यार ये इस वजह से ये एक चीज़ हुई थी, ये एक शॉर्ट ब्रेक आया था तो मैं वहीं रुक गया, ऐसा ना हो। आप चलते रहिएगा, हम आपके साथ चलते रहेंगे, आप चलते रहिएगा। आपकी प्रिपरेशन, आपकी जॉब लेने की वो जो प्रक्रिया है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस पे स्टॉप नहीं लगना चाहिए, ठीक है। अडा 24/7 इस पूरी जर्नी में आपके साथ खड़ा है, बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। जैसे कि मैंने उस दिन भी परसों रात को कहा था, हम सबसे पहला चैनल थे आपको ये बताने वाले, तो बस हम पे भरोसा रखिए और उस भरोसे के तहत सेशंस जो मैं लेती रहूँगी उनको देखते रहिए, बिकॉज उसमें जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीबडी इस सेशन को देखने के लिए। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिर आपको सारी जानकारी यहीं मिलती रहेगी, सबसे पहले, सबसे तेज़, सबसे एक्यूरेटली। और आपके हिसाब से अब क्या प्रॉपर प्रोसेस, जैसे मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए मैंने बता दिया। आपको अगर लगता है कि कुछ और होना चाहिए तो रिस्पेक्टफुली प्लीज़ अपने कमेंट्स नीचे लिखिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। गुड नाइट।